हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आप लोग के आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब कि कुछ ही 1 से 2 महीने बाकी हैं और इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ लगातार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू की सीरीज। और अभी हम चल रहे हैं साइंस विषय में बायोलॉजी की तरफ। तो पिछली वीडियोस में मैंने पिछले सभी चैप्टर्स को कवर करवा दिया है और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान, जीव जनन कैसे करते हैं। ये वाला जो चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, आज हम इस वाले चैप्टर को कवर करेंगे, इसके एमसीक्यू वाले प्रश्नों को। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। मतलब किस चीज़ के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नता का मतलब आपको पता होगा, अलग अलग, जैसे कि आप, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका भाई बहन, सारे लोग का चेहरा सेम सेम तो नहीं होता। मतलब सबके चेहरे थोड़े बहुत, आपके चेहरे आपके माता पिता से मैच करेंगे लेकिन फिर भी वो अलग ही होता है। कोई भी देखेगा तो जान जाएगा कि ये चारों व्यक्ति अलग अलग हैं। तो ये सारी विभिन्नताएं किसके द्वारा आती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कायिक जनन द्वारा, दूसरा है अलैंगिक जनन द्वारा, तीसरा है लैंगिक द्वारा और चौथा है बीजाणु निर्माण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, लैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारा फ्लावर होता है जो हमारा पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय और चौथा बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, वर्तिका। पुष्प का जो स्त्री केसर वाला भाग होता है उसके बीच वाले भाग को हम कहते हैं वर्तिका। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हम ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना फ्लावर को, ऐसे ये हमारा फ्लावर हो गया सपोज दैट। तो क्या होगा कि ये है जो हमारा, इसी को हम बोलते हैं वर्तिका। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। यानी कि लघु बीजाणु किस में पैदा होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पुमंग में, दूसरा है जायांग में, तीसरा है पुंकेसरों में और चौथा है परागकोश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, परागकोश में। लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं हमारे परागकोश में, जो कि पौधों में होता है। इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है। जो परागकण होते हैं उनका परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास परागण, दूसरा है अंडोत्सर्ग, तीसरा है निषेचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, परागण। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब अगला पांचवा प्रश्न है, कीट परागण होता है। कीट परागण किस में होता है। इस क्वेश्चन को आप रखेंगे आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मक्का में, दूसरा साल्विया में, तीसरा वेलिसनेरिया में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, साल्विया में। साल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है।
इसके बाद अगला 6वां प्रश्न है, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। कितने नर युग्मक बनाता है? सबसे पहला है हमारे पास 4 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 1। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 2। परागकण का जो जनन केंद्रक होता है वो क्या करता है, वो ऐसे बनाता है वो 2 नर युग्मक को। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, कितनी होती है? मान लीजिए कि ये हमारी पराग नली है, तो इसमें कितने नर युग्मक होंगे? तो नर युग्मक होते हैं इसमें 2, ऐसे 2 नर युग्मक होते हैं। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, पराग नली में नर युग्मक 2 होते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहा इसमें। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास अध्यावरण। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन है हमारे पास बीजांड द्वार, तीसरा है निभागी और चौथा है अंड द्वार। तो निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली जो पराग नलिका होती है वो बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीज में कौन सा बदलता है और फल में कौन सा बदलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पुंकेसर, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय और चौथा है बीजांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। इसे आप लोग याद रखेंगे, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है ये बदल जाता है फल के रूप में, और जो बीजांड होता है ये बदल जाता है बीज के रूप में। आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला 10वां प्रश्न है हमारे पास, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन किसमें होता है? दोहरा निषेचन जिसे हम कहते हैं। द्विनिषेचन को आप लोग याद रखेंगे, हम लोग दोहरा निषेचन भी कहते हैं जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है कि ये किस में पाया जाता है? सबसे पहला है हमारे पास सभी जीवों में, ना, दूसरा है सभी पादपों में, ना, तीसरा है आवृतबीजी पादपों में। यस, ये तो सही है। इसके बाद चौथा है केवल जलीय पादपों में, ना, गलत हो गया। तो तीसरा वाला सही है हमारा, आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन पाया जाता है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है? बिल्कुल 10वें प्रश्न की तरफ। पहला है जंतुओं का, नहीं। इसके बाद दूसरा है आवृतबीजी पादप का, तीसरा है अनावृतबीजी पादप का, या चौथा है शैवाल का। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा वाला, आवृतबीजी पादप का द्विनिषेचन एक विशेष लक्षण है। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है हमारे पास, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है किसमें? पहला ऑप्शन है हमारे पास बीजांड में, दूसरा है अंडाशय में, तीसरा है पराग नलिका में और चौथा है भ्रूण कोश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश में क्या होता है? पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है।
इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है हमारे पास, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। द्विनिषेचन की जो प्रोसेस होती है, इसमें त्रिक संलयन के बाद बनने वाले ऊतक का क्या नाम है? पहला है भ्रूणपोष, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है मूलांकुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला भ्रूणपोष। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है हमारा, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर के जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं, आप लोग को अच्छे से दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है श्वेत ग्रंथि, तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि और चौथा है एपिडिडायमिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला प्रोस्टेट ग्रंथि। नर के जनन अंगों से संबंधित है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसे आप लोग आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे और ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएमपी लिख करके छोड़ दें, इसे आप लोगों को याद भी कर लेना है। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसमें होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास अमीबा में, दूसरा है ईस्ट में, तीसरा है प्लाज्मोडियम में और चौथा है लिस्मानिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले। तो यही था हमारा सारा प्रश्न जो कि ख़त्म हो गया। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करती रहूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और क्या होगा कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट मन में हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के कमेंट्स की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ और अभी तक तो मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया हुआ है। तो कोई भी डाउट अगर मन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा।